के उनको हल करने में, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक्नेक का जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन हमारा पेंडिंग है 77 अरब रुपए का K4 की ऑगमेंटेशन के प्रोजेक्ट का, ये हंगामी बुनियादों पर हो पाएगा, ताकि जो हमारा टारगेट है कि कराची की आवाम की खिदमत करना, उनके मसाइल को हल करना, उसके अंदर हम सब कामयाब हो सके। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने किए गए वादों को वफ़ा कर सकें, अपने किए गए ऐलानात को मुकम्मल कर सकें, और लोगों की खिदमत जो कि हमारी सियासी जमात का मंशूर है, हम सब का मंशूर है, उस खिदमत के ऊपर हम सब अमल पैरा हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बताइएगा, रेड लाइन का मंसूबा जो है, आपके वुज़रा जो है वो आपको इख्तियारात देने पे क्यों नहीं राज़ी हो रहे हैं? KDA के ज़रिए काम करा रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है। मेगा प्रोजेक्ट जो निगरान हुकूमत ने आपके हवाले करने का कहा था, वो फिर वापस जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट को। तो ये जो रेड लाइन है, इस पे ये आपकी ज़मीन पे सारे मंसूबे बन रहे हैं। मेयर कराची पे एतमाद करते हुए उसकी निगरानी में सारे काम होने चाहिए। देखिए, ये जो आपने कहा ना कि मेगा या रेड लाइन, मेगा का फैसला केयर टेकर गवर्नमेंट ने नहीं किया था। मेगा का फ़ैसला नासिर हुसैन शाह साहब जब वज़ीर बल्दियात थे और मुराद अली शाह साहब जब वज़ीर आला थे, जुलाई के महीने में ये फ़ैसला हो गया था और नोटिफिकेशन के ज़रिए उसको हैंड ओवर कर दिया गया था KMC को। ये हुकूमत का इस्तेहकाक है। हुकूमत के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अफराद मैटर नहीं करते हैं, पीपल्स पार्टी का मंशूर मैटर करता है। और पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है कि काम करने की ज़रूरत है, काम होने की ज़रूरत है, और पीपल्स पार्टी का एक एक जो रुकन है वो इसी चीज़ के ऊपर अमल पैरा है कि हाँ, जो जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनको काम किया जाए। इसी तरीके से रेड लाइन का जो मंसूबा है, वो रेड लाइन का मंसूबा जो है वो मुआहिदा के तहत एक कंपनी बनी थी, उस कंपनी का नाम है ट्रांस कराची। सिंध हुकूमत नहीं चला रहा वो मंसूबा, वो ट्रांस कराची उस कंपनी को एग्जीक्यूट करिए, जिस कंपनी के चेयरमैन है वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी, और उस कंपनी के बोर्ड पर मैं भी मौजूद हूँ। उस कंपनी के बोर्ड पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी मौजूद हैं। आप यकीन जाने शाहिद भाई, मेरा इशू इख्तियारात नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा इशू है कि काम होना चाहिए, काम लोगों को होता हुआ नज़र आना चाहिए। मैं तो बरमला कहता हूँ कि अगर मेरा म्यूनिसिपल टैक्स का केस रिजॉल्व हो जाता है ना, तो मुझे फिर वज़ीर आज़म से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। शहर में इतना पैसा मौजूद है, जो कि बदकिस्मती के साथ वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, जो माफियाज हैं ना, वो नहीं चाहती कि KMC का निज़ाम ठीक हो। तो मैं तो कहता हूँ कि पिछले कोई 2.5-3 साल से स्टे चल रहा है, उस स्टे ऑर्डर के तकरीबन 12 अरब रुपए की आमदनी थी जो कि KMC के पास आ सकती थी, वो उस केस की वजह से रुका हुआ है। मैं पुरुमीद हूँ, अब हेयरिंग स्टार्ट हो गई है, उसकी हफ्ते को फिर लगा हुआ है। मैं पुरुमीद हूँ कि जिस तरह लंदन का मेयर है, मुंबई का मेयर है, इस्तांबुल का मेयर है, तेहरान का मेयर है, न्यूयॉर्क का मेयर है, वो टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, उसी तरीके से आपके कराची का मेयर, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका साथी, आप मुझे भी इजाज़त दें कि मैं वो टैक्स इकट्ठा करूँ और फिर मुझसे बरमला सवाल पूछें। ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए हैं कि फ़लाँ मंसूबे पे 77 अरब रुपये खर्च हो रहा है, फ़लाँ पे 12 अरब रुपये खर्च हो रहा है, ये अगर टैक्सेशन का निज़ाम हमारा ठीक हो जाए ना, तो हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और वो तभी ठीक हो सकता है जब मुताल्लिका इदारे जब काम करें, उनको काम करने दिया जाए। हम काम करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह हम काम करके दिखाएंगे। और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह, जो गलत स्टे ऑर्डर एक बेबुनियाद केस के ऊपर कराची की बल्दियाती हुकूमत को रोकने के लिए एक सियासी जमात ने या उसके आलाए कार ने फाइल किया है, मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि वो KMC के हक़ में फ़ैसला होगा, और इंशाअल्लाह यही KMC आपको काम करके दिखाएगी, चीज़ों को तब्दील करके दिखाएगी। ये एग्जीक्यूशन कौन करेगा? ये मेगा करेगा, आप करेंगे? ये सब करेगी। ये पहले मैं आपका देखिए, हर साल हम नालों की सफाई पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, और वो हम इसलिए खर्च करते हैं कि हर नाले के अंदर, हर सेवरेज की लाइन के अंदर हमारी इस्तेमाल की हुई थैली मौजूद होती है। अब भी आप यहाँ से निकल के किसी भी नाले पे चले जाएं, यहाँ से कोने पे महमूदाबाद नाला है, उधर चले जाइए, आगे चले जाइए आप अगर कोरंगी की तरफ, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, जिस जगह आप जाएंगे आपको थैलियाँ नज़र आएंगी।
آپ ہمارے پمپنگ اسٹیشن جو سیوریج کے ہیں واٹر بورڈ کے اس پہ چلے جائیے, آپ کو تھیلیاں نظر آئیں گی. ہم 10 منٹ 15 منٹ تھیلی کو استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں, آخر میں وہ تھیلی جو ہے ہمارے سمندر کو چوک کرتی ہے, ہمارے نالوں کو چوک کرتی ہے, ہمارے سیوریج کو چوک کرتی ہے. میرا یہ ماننا ہے, ہماری انتظامیہ کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح اب تو افریقہ کے ممالک میں بین لگ گیا ہے ان کے اوپر, اسلام آباد میں بین لگ چکا ہے, اسی طریقے سے ہمارے شہر میں بھی ان تھیلیوں کے استعمال کے اوپر بین لگنا چاہیے. ہمیں اپنی عادات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ایک زمانے میں ٹوکری پہ ہم ترکاری لے کے آتے تھے نا, سبزی لے کے آتے تھے, تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آج بھی ہم وہ ٹوکری والا کام کر سکیں. لوگوں کے پاس ٹفن ہوتا تھا. اب لوگوں کی عادت ایسی خراب ہو گئی ہے کہ لوگ اگر دوائی بھی خریدتے ہیں نا تو دوائی کے لیے کہتے ہیں دکان والے کو یار تھیلی میں ڈال دو ذرا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا ناگزیر ہے اگر ہم اپنے اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نے اپنی صوبائی حکومت سے میں نے رجوع کیا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ سے میں نے اس معاملے پر ریکویسٹ کی. وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکٹری انوائرمنٹ کو, جس کے تحت وہ صوبائی لاء چلتا ہے, اس کو یہ ڈائریکشن دی. میری کل ان سے ملاقات ہوئی تھی, میٹنگ ہوئی تھی, جس میں ان پرنسپل ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, قانون سازی کا عمل ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ قانون سندھ اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد ہم امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. جو آپ نے ایک سوال میں وہی سن لیا, میں نے سن لیا, میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. ایگزیکیوٹو کوئی بھی کرے, فائدہ اس شہر کو, اس شہر کی عوام کو ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں شہر کی عوام یہ ڈیزرو کرتی ہے. ایگزیکیوٹ حکومت کرے گی, اور حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, چاہے وہ کے ایم سی کی ہو چاہے وہ سندھ حکومت کی ہو. کام ہوگا, ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور یہی پیپلز پارٹی کے کارکنان مسئلہ حل کریں گے. جو آپ نے ویٹنری والا سوال پوچھا, ویٹنری پہ قانون کے مطابق, قانون بڑا واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ کے ایم سی کی کیا جورسڈکشن ہے اور ٹاؤنز کی کیا جورسڈکشن ہے. اور اگر کے ایم سی کی جورسڈکشن میں اور ٹاؤن کی جورسڈکشن میں کوئی تضاد ہو, کانفلکٹ ہو, تو سیکشن 96 ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا, جو کہتا ہے کہ کے ایم سی پریویل کرے گی. یہ قانون کہتا ہے. اور میں نے اس معاملے کو وزیر بلدیات کے سامنے گوش گزار کیا, اور میں نے کہا کہ ہم سب قانون کے پابند ہیں, قانون کے تحت چلنے کے پابند ہیں, اور قانون یہ کہتا ہے کہ یہ کام کے ایم سی کرے گی. اور میں نے پروپوز کیا ہے ان کو یہ کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب کے ایم سی وہ کام کرے گی تو اس کا ایک شیئر کے ایم سی کے پاس جائے اور ایک شیئر ٹاؤن کو دیا جائے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں بجائے اس کے کوئی ایک ٹاؤن وہ تمام پیسے اپنے پاس رکھ لے, کے ایم سی وہ پیسے اکٹھا کرے, وہ جو پیسے آئیں گے اس کا 70% کے ایم سی رکھے, 30% جو ہے وہ ٹاؤن کو دے دیا جائے, تاکہ ہر ٹاؤن کو کچھ نہ کچھ ملے. اور کے ایم سی بھی جب خرچہ کرتی ہے تو شہر کے اندر ہی کرتی ہے, اس کا فائدہ کسی ایک ٹاؤن, کسی ایک علاقے, کسی ایک محلے کو نہیں ہوگا, سارے شہر کو ہوگا. میں پر امید ہوں انشاءاللہ وزیر بلدیات کے سامنے جمعے کے روز جو میٹنگ ہوئی تھی, ہم نے اپنا مقدمہ رکھا, ٹاؤنز نے اپنا مقدمہ رکھا, اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ وزیر بلدیات اس کے اندر مثبت قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ میں کسی ٹاؤن کا حق نہیں مارنا چاہتا. میں تو حقوق دینے میں بلیو کرتا ہوں, میری سیاسی جماعت حقوق دینے پر بلیو کرتی ہے. میں آج برملا سب کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر کے ایم سی 100 روپے اکٹھا کرے گی اس میں, تو اپنے پاس 70 روپے رکھے گی, 30 روپے ہر ٹاؤن کو دے گی, یعنی کہ ہر ٹاؤن کو کچھ نہ کچھ مل سکے, تاکہ ہر ٹاؤن کے اندر لوگوں کی خدمت کی جا سکے. اگر کسی ایک ادارے کی اجارہ داری ہوگی, کسی ایک ٹاؤن کی ہوگی, تو اس ٹاؤن کو پیسے ملیں گے, باقی شہر جو ہے سفر کرے گا. بیکاز آپ سب جانتے ہیں یہ جانور جو ہے نا کسی ایک ٹاؤن میں نہیں رہتا, بقرعید ہو یا سال بھر ہو, یہ شہر بھر کے اندر یہ جانور آتے ہیں. اور شہر کے اندر ان جانوروں کے داخلے کا ایک راستہ نہیں ہے. شہر کے اندر داخلے کا راستہ گڈاپ ٹاؤن سے بھی ہے, ملیر ٹاؤن سے بھی ہے, منگو پیر ٹاؤن سے بھی ہے, بلدیا ٹاؤن سے بھی ہے, کیماڑی ٹاؤن سے بھی ہے, ماری پور ٹاؤن سے بھی ہے, ابراہیم حیدری ٹاؤن سے بھی ہے. تو پھر آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ سارے ٹاؤن آپس میں لڑتے رہیں گے؟ اس لیے میں نے ان کو پروپوز کیا کہ اسی لیے قانون بنانے والوں نے, اور یہ قانون میں نے سعید غنی صاحب نے مل کے 2021 میں پاس کرایا تھا, اس میں لکھا گیا ہے کہ جہاں پہ تضاد ہوگا سیکشن 96 کے تحت بلدیہ عظمیٰ کراچی یعنی کہ کے ایم سی
प्रिवेल करेगी तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि मसला कानून के मुताबिक हल हो जाएगा। भाई ये बताइएगा, आपने अभी K4 की बात की और कहा कि अगले साल तक उसका फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट होगा, 260 MGD पानी कराची में आएगा, लेकिन K4 के पानी के हवाले से अगर हम ऑगमेंटेशन प्लान की बात करें तो वो तो जीरो है, तो पानी आएगा तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा शहर में? अच्छा, मैं ऑगमेंटेशन के हवाले से कराची के अंदर जो टोटल तलब है उसके हिसाब से जितना पानी आ रहा है वो तो उसका आधा है जी। तो कराची के अंदर कमी जो है पानी की वो तो रहेगी, तो मजीद इसको मैंने करने के लिए क्या करना? मैंने यार दिलों को जोड़े, दिलों के जोड़े। आपने भी ऑगमेंटेशन की बात की, 77 अरब रुपए से आप शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन असल मसला तो K4 का है। K4 इतने सालों से लटका हुआ है। पिछले साल बजट में भी 1 अरब 30 करोड़ रुपए के मंसूबे पे चंद रुपए रखे गए, अब फिर बजट आ रहा है। अगर इस बजट में भी वही सूरत हाल रही तो सही। K4 तो मुकम्मल अच्छा, ही नहीं होगा। 1 अरब 30 करोड़ नहीं, 120 अरब रुपए का 120 है, अरब और 120 अरब के प्रोजेक्ट पे 15 अरब रुपए शायद बजट में उन्होंने मुख्तस किए थे। ये मल्टीपल बातें कर ली। देखिए मैं सबका, मैं पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ। मैंने कतई तौर पर नहीं कहा कि पानी का मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, बट मैंने ये कहा कि हम पानी के मसले को हल करने में कामयाबी से आगे बढ़ सकेंगे, लोगों के मसाइल को हल करने में एक बेहतरी आ पाएगी। जो आपने ऑगमेंटेशन की बात की, हमने, मैं आपके साथ वो कागज़ शेयर कर सकता हूँ टाइमलाइन के साथ। ये जो ऑगमेंटेशन का PC1 है ना, ये 2 साल से वफाक में पेंडिंग है, 2 साल। कानून ये कहता है 10 अरब से ऊपर का मंसूबा है, उसका अप्रूवल जो है ना एक्निक से देना है आपको। 2 साल से ख़तो किताबत चल रही है। चले ख़तो किताबत को छोड़ दीजिए, 8 अगस्त 2023 को जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, तब एक्निक ने इस बात की मंजूरी दे दी। मैं कागज़ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ऑथराइजेशन लेटर इशू नहीं हो रहा। क्यों ऑथराइजेशन लेटर इशू नहीं हो? वो कहते हैं हम वापस एक्निक जाएंगे। वापस एक्निक जाने के लिए एक्निक का नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है, और वो नोटिफिकेशन मेयर कराची नहीं निकालता, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को निकालना है। इसीलिए मैं आपके ज़रिए इस मामले को रेस कर रहा हूँ ना कि 2 साल से पैसे मौजूद है हमारे पास, हम काम आज स्टार्ट कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट का, लेकिन जब तक वो मंजूरी नहीं दी जाएगी, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इशू नहीं होगा, तब तक इस मसले को हल नहीं किया जाए। इसलिए मैं आपके तवज्जुद से इस मामले को फिर रेस कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनको मेरे पार्टी के चेयरमैन ने शहबाज स्पीड कहा था, मैं कहता हूँ कराची के मंसूबों में वो स्पीड का मुजाहरा करें और हमें रिलीफ दें। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस शहर कराची की शहर कायद की खिदमत करने में कामयाब जी जी आइए। मुर्तज़ा भाई, चंडीगढ़ रोड, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड और शायर नूरजहां, आपकी अंत तक मेहनत और तवज्जो के बायस जो है वो अच्छी तरह बन गई है। ओल्ड सिटी यानी कि सैबरिश के मसाइल हैं, आपने रमज़ान में दौरे किए मगर वो मसाइल हल नहीं हो रहे, इसकी बुनियादी वजह क्या है ये फरमाइएगा। और आपका गुज़श्ता दिनों बयान था कि गवर्नर सिंध के जाने का फैसला हो गया है, अब ये बताइएगा वो फैसला क्या हुआ उसका? आप सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, क्या कामरान खान टसोरी गवर्नर सिंध के ओहदे से जा रहे हैं या नहीं? आपके पास क्या इत्तलात है सिंध हुकूमत के तर्जुमान की वजह से? ये बताइएगा। और ये बताइएगा ये जो CEO है वाटर कॉर्पोरेशन के, ये प्राइवेट मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, एक सहाफ़ी के साहबजादे हैं आप, उनको बताइए, समझाइए कि सहाफ़ियों से किस तरह पेश आया जाता है। एक थोड़ी सी ये सवाल किया। शुक्रिया। 3 सवाल हो गए। पहला सवाल कि ओल्ड सिटी एरिया का मसला क्यों है? ओल्ड सिटी एरिया का बुनियादी मसला है जमीला पंपिंग स्टेशन की वजह से। जमीला पंपिंग स्टेशन गालिबन कोई 130 साल पुराना है, यानी कि 130 साल पहले लियारी ओल्ड सिटी एरिया की आबादी क्या थी और आज उसकी आबादी क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन 130 सालों में इस पंपिंग स्टेशन को नए तर्ज पर बनाने की ज़रूरत थी, बदकिस्मती से नहीं बनाया गया। हमने 2 सलूशन उसके निकाले। एक टेम्पररी सलूशन है जो कि हम ठीक करते हैं और वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमने PC1 बना लिया है और हम सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे, तकरीबन कोई 2 अरब 10 करोड़ रुपए का PC1 है, जिसके तहत नया पंपिंग स्टेशन जमीला का बनाया जाएगा, जिससे लियारी की आवाम भी और ओल्ड सिटी एरिया का जो सदर का सारा एरिया है, रनछोर लाइन का एरिया है, राम स्वामी का एरिया है, उससे मुस्तफ़ीद होगा। हमने प्रपोज़ल बना लिया है, इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बजट में शामिल करा लें ताकि ये मसला हल हो सके। एक और सलूशन तकरीबन कोई 20 करोड़ रुपए की लागत से जो उसकी एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसकी रिपेयर का है, ताकि अगला जो नया पंपिंग स्टेशन जब तक बनेगा उसमें 2 साल लगेंगे जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है उसको चलाने के लिए। उसका भी हमने एक फार्मूला बना लिया है, रिक्वेस्ट बना लिया, उसको हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे ताकि इस मामले को टेकअप
कर लिया जाए। जो दूसरी बात आपने गवर्नर साहब के हवाले से की थी, देखें गवर्नर का फ़ैसला कोई सूबाई हुकूमत नहीं करती है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना मशवरा देते हैं सदर मुमलिकत को और सदर मुमलिकत फिर उसकी मंजूरी देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मुर्तज़ा वहाब कहीं शामिल नहीं है। मैं वादे करना चाहूँगा, जब मैंने पिछली बार ये बात कही थी तो मैंने ये कहा था कि ये फ़ैसला नून लीग की हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुआहदे में हो चुका है, जिसके तहत पीपल्स पार्टी का गवर्नर नहीं होगा सिंध का, नून लीग का गवर्नर होगा सिंध का। रमज़ान का महीना चल रहा था, गवर्नर के फ़ैसले नहीं हुए थे, इस वजह से मैंने कहा अब रमज़ान हो जाएगा तो गवर्नर्स के फ़ैसले हो जाएंगे, और फिर फ़ैसले अब होना शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतर जवाब इसका आपको किसी वफाकी हुकूमत के तर्जुमान से मिल सकता है। आप तारड़ साहब से पूछ सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या किया। कामरान खान टिसोरी साहब के हवाले से मुझे बहैसियत मेयर कोई फ़ैसला नहीं करना या सूबाई हुकूमत को कोई फ़ैसला नहीं करना। बाकी जो आपने हमारे किसी अफसर के बारे में ये बात कही, अब मैं बिल्कुल आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एहतराम करता हूँ और आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू को उनके सामने पेश करूँगा। मैं समझता हूँ हम सबको एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे के मसाइल को समझने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कि एमयूसीटी के लिए जितनी आपने जान फिशानी के साथ अदालतों के चक्कर काटे सब कुछ किया है, तो तर्जुमान भी हैं सिंध के, तो आप यही टैक्स शायद है कि इसको होता तो आप बोल रहे हैं कि 12 अरब रुपए अभी तक मेरे पास आ चुके होते तो शहर का नक्शा काफ़ी हद तक बदल चुका होता। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि ये हैदराबाद में, लाड़काना में, सक्खर पे भी इसको नाफिज करेंगे। दूसरा ये कि इससे ज़्यादा टूल टैक्स के ऊपर जो वफाक ने अपने पास ले लिया, उसके लिए आपने कोई अपने एफर्ट नहीं किए, इसलिए उसकी वजह से भी जो है वो अरबों रुपए कराची की केएमसी को किसी दौर में मिला करते थे, उस पर आपने क्यों नहीं किया? कराची के लोग तो रोज़ाना की बुनियाद पर वैसे ही स्ट्रीट क्राइम और दीगर टैक्सेस, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में टैक्सेस कराची के ही लोग दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, क्या जीत गया इंग्लिश हार गई महंगाई, जीत गया तासुब हार गई अच्छाई। ऐसी बातें, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, शहर की खिदमत की बात कर रहे हैं, आप मनफी सोच लेकर आगे चल सकते हैं, चलना चाहते हैं चलें। मैं ना तासुब में बिलीव करता हूँ, ना मेरी सियासी जमात तासुब में बिलीव करती हैं। और आपने जो कहा ना ओजीटी वाली बात, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में 98 में ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स जो है ना कैंसिल किया गया था। उसके बाद उनका इत्तेहादी कौन था, उस वक्त भी इत्तेहादी कौन था, उसके बाद भी उनके कौन कौन इत्तेहादी रहे, ये सवाल आपको बिल्कुल उनसे पूछना चाहिए। मेरी सियासी जमात ने इस चीज़ को कैंसिल या कलअदम करार नहीं दिया था। दूसरी चीज़ ये, आपको फ़ैसला ये करने की ज़रूरत है कि मुल्क के निज़ाम को, सूबे के निज़ाम को, शहर के निज़ाम को क्या इलेक्टेड काउंसिल्स चलाएंगी, इलेक्टेड असेंबली चलाएगी या अदालत चलाएगी। अगर आपके घर के बाहर सेवरेज का मसला होता है तो आप किसी जज साहब से नहीं पूछते। अगर आपके घर के बाहर, आपकी दुकान के बाहर स्ट्रीट लाइट का मसला होता है तो आप किसी जज साहब को नहीं कहते, किसी अदालत को नहीं कहते, आप मेयर को कहते हैं, आप अपने यूसी चेयरमैन को कहते हैं, अपने टाउन चेयरमैन को कहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपकी इलेक्टेड काउंसिल कोई काम करे, कानून के मुताबिक काम करे, और वो अपोजिशन जिसका काम है हुकूमत को रोकना, वो अपोजिशन उससे इत्तफाक तो नहीं करेगी, वो अपोजिशन जो है उसमें कोई मुकदमा दायर करे और वो कानूनी प्रोसेस रुक जाए। आप यकीन जाने यही मामला अगर लंदन में हो रहे होते ना तो सादिक खान काम नहीं कर सकता था। यही काम अगर न्यूयॉर्क में हो रहे होते ना तो न्यूयॉर्क का मेयर काम नहीं कर सकता था। मैं बार बार आपको कहता हूँ, मुंबई के अंदर जब वो सी टनल बनाया उन्होंने, तो मुझे भी दुख होता है अपने शहर को देख के, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि मुंबई शहर पाकिस्तान के 105 अरब रुपए म्यूनिसिपल टैक्स में और प्रॉपर्टी टैक्स में इकट्ठा करता है, और हम लोग कराची शहर से टोटल 1 अरब 80 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। शर्म आनी चाहिए हम पे, हमारी इंतज़ामिया को। तो अगर शहर की इलेक्टेड हुकूमत कानून के मुताबिक ये फैसला करती है कि इस टैक्स को मैं किसी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए इकट्ठा नहीं करूँगा, मैं के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा करूँगा, तो मैं समझता हूँ अपोजिशन तो उससे इत्तफाक कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि वो अपोजिशन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इंतज़ामी मामलात हैं उसके अंदर जजेस को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। मैं करप्शन करूँ, मैं गलत काम करूँ, मुझे पकड़ लें, लेकिन अगर कानून मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं टैक्स इकट्ठा कर सकता हूँ, कानून मुझे इजाज़त देता है कि मैं किसी इदारे के ज़रिए टैक्स इकट्ठा कर सकता हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि आप पीटीवी को ना रोकें, आप वफाकी हुकूमत को ना रोकें,
آپ صوبائی حکومت کو نہ روکیں لیکن آپ KMC کو, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو روک دیں. اگر اصول ہے کہ بجلی کے بل میں کوئی ٹیکس شامل نہیں ہونا چاہیے تو پھر PTV کے لائسنس فی کیوں شامل ہے؟ اگر اصول یہ ہے کہ KMC کا ٹیکس کہ الیکٹرک نہیں اکٹھا کر سکتی تو وفاق کی ایکسائز ڈیوٹی کیوں اکٹھا کرتی ہے وہ؟ اگر اصول یہ ہے کہ الیکٹریسٹی چارجز صوبے کے کہ الیکٹرک اکٹھا کر سکتی ہے تو KMC کا ٹیکس کیوں نہیں اکٹھا کر سکتی؟ بنیادی وجہ یہ ہے وہ مافیا نہیں چاہتی کہ KMC اپنے پیروں پر کھڑا ہو. میرے لیے سب سے آسان کام ہے میں روز فائلیں پھینکنا شروع کر دوں اور کہوں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, لیکن میں خود عدالت جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں عدالت کو بتا سکوں کہ سر میری نیت ہے کام کرنے کی, میری سیاسی جماعت کی نیت ہے کام کرنے کی, میرے رفقا کی نیت ہے کام کرنے کی, خدا را ہمیں کام کرنے دیا جائے. اور اگر کسی ایک فرد واحد کے کہنے پر اگر آپ کسی کیس کے اوپر اس طرح انتظامیہ کو روک دیں گے, حکومت کو روک دیں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کام نہیں ہو سکتا. آج آپ کا وفاقی وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. آپ سب صحافی حضرات اس بات کو مانتے ہیں ٹیکس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. آپ صحافی حضرات تنخواہ کے بغیر نہیں چل سکتے. اسی طریقے سے ادارے ٹیکس اکٹھا کیے بغیر نہیں چل سکتے. آپ مجھ سے بالکل سوال پوچھیں کہ تم نے ٹیکس لینے کے بعد خرچہ کیسے کیا, خرچہ کیا کیا, لیکن یہ کہنا کہ تم ٹیکس اکٹھا نہ کرو, میں سمجھتا ہوں یہ شہر کے ساتھ زیادتی ہے. اور اگر ہم اس شہر کے ساتھ سنسیئر ہیں تو میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھنے دیں. آج میں میئر ہوں, کل کوئی اور میئر ہوگا. اگر اس میئرس کو آپ اس طرح کام کرنے سے روک دیں گے تو پھر شہر کی خدمت نہیں ہو سکتی. اچھا میئر صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سکھر گئے, وہاں کی امن امان کی صورتحال بھی کچھ بہتر نہیں ہے. ایک معصوم بچی جو اغوا ہوئی ہے وہاں سے, پریا کماری, وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہوئی, اور وہاں کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ لڑائی ایک قبیلہ کر رہا ہے. تو وہاں قانون کہاں ہے اور ریاست کیا کر رہی ہے ابھی تک؟ وزیر اعلیٰ سندھ خود اس وقت وہاں پر موجود ہیں. پچھلے دنوں وزیر داخلہ بھی وہاں پر گئے تھے. کام اس کے اوپر چل رہے ہیں. چیلنجز ہیں, ماضی میں بھی ہمارے انہی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان چیلنجز کا سامنا کیا, اور آج بھی میں پر امید ہوں یہی قانون نافذ کریں گے. کون سی منگو پہ روڈ جو ہے 2018 سے بننا شروع ہوئی ہے, آج تک نہیں بنی. ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ آپ میرے سوال کا ہی جواب دے رہے. یہی میں نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے SIDCL کے ذریعے یہ چیزیں نہیں چل سکتی. آپ کو پتہ ہے کیا SIDCL کا اس وقت چیف ایگزیکٹو نہیں ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ اس وقت SIDCL جو کہ صوبے میں وفاق نے کمپنی بنائی ہے, اس کا چیف ایگزیکٹو کراچی میں موجود نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ کیسے چیزیں چلیں گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی جن کا جو کام ہے, وفاق چاہتا ہے لوگوں کی خدمت کرے, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. ہمیں وہ چیز دیں, ہم وہ چیز کر کے دکھائیں گے آپ کو. نہ کریں تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا. جی یہ کر کے دلا رہا ہوں. کورٹ نے جو فیصلہ کل جو معطل کیا ہے مخصوص نشستوں کا, ترجمان بحث کے ترجمان سے حکومت کیا سسٹر بھی ہے, میں اس کو قانون کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. مطلب عدالت فیصلہ کرے گی. ابھی تو ایک انٹرم آرڈر انہوں نے پاس کیا ہے, میں نے وہ آرڈر پڑھا نہیں ہے, مطالعہ نہیں کیا, اس لیے میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. پڑھنے کے بعد میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ کروں گا. جی لاسٹ کا صاحب, آپ صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں مافیا ٹیکس کے درمیان, میونسپل ٹیکس کے درمیان, کورٹ کا میٹر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی صرف حکومت ہے, اور آپ ہیں کہ مافیا کون ہے؟ مافیا کون ہے؟ کیس پیپلز پارٹی نے نہیں فائل کیا, کیس عدالت نے نہیں فائل کیا, کیس کرم اللہ نے یا جمن نے نہیں فائل کیا, عمران نے بھی فائل نہیں کیا. کیس ایک جماعت اسلامی نے فائل کیا ہے, اور ایک جو صاحب ہیں وہ غالباً متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے فائل کیا ہے. تو یار MKM والے تو میرے ساتھی نہیں ہو سکتے نا, جماعت اسلامی والے تو میرے ساتھی نہیں ہو سکتے. تو میں جو بھی فیصلہ کر لوں گا اس سے وہ اتفاق نہیں کریں گے. ایک منٹ, یہ جو مافیا ہے نا, دیکھیں آپ کہتے ہیں نا یہ پارکنگ مافیا ہے نا مافیا, اس کا آسان حل ہے کہ آپ اس کو ڈیجیٹائز ٹیکنالوجی پہ چلے جائیں. لیکن کیا ہے, کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں یہ پرچی والا کام چلے, یہ کیش والا کام چلے. یہ جو میں میونسپل ٹیکس اکٹھا کروں گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو پرچی پہ کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہے ختم ہو جائے گی, پیسے کی چوری ختم ہو جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں وہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے مافیا, جو نہیں چاہتا کہ KMC جو ہے نا وہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلے جائے اور یہ جو کیش ٹرانزیکشنز ہیں یہ ختم ہو جائے. جس دن یقین جانیں میں بھی ایک اور چیز پہ کام کروں, میں آپ کی تفصیلات سے شیئر کروں گا. ایسی زیادتیاں انہی مافیاز نے کی ہوئی ہیں نا شہر کے ساتھ. ہاں ایسی زیادتیاں شہر میں ہم لوگوں نے کی ہوئی ہیں.
ऐसी ऐसी कीमियाँ कि दुख होता है, तकलीफ एक होती है। सवाल ये देखिए, बात ये कि माफिया का आपने जिक्र किया, माफिया डेफिनेटली इदारों के अंदर जो मौजूद अफसरान और सियासी जमातों के विंग्स के तौर पर ही काम करते हैं। चलें। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। निगरान हुकूमत ने काम किया था कि जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स थे उनके अंदर रजिस्ट्रार वगैरह इन सब को कंप्यूटराइज सिस्टम को किया था, लैंड रिकॉर्ड भी और तमाम चीज़ें वो दोबारा ख़त्म कर दिया गया। ये क्यों किया? अच्छा, मुझे शाफिजल टाउन में मेरा ख्याल काम हो रहा है वो कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर, बाकी तमाम जगह फिर वो वापस मैनुअल पे लेकर आ गए। अच्छा, मैं तो इसी पे चले आगे बढ़ें। सूबाई हुकूमत डिजिटाइज कर ले तो ठीक है, KMC करे तो गलत है। नहीं करे ना, तो मुझे करने दें वो। यही मैं बार बार कहता हूँ, मुझे ये काम करने दें। अगर इस शहर की हुकूमत के पास सालाना 4.5 अरब रुपए आएंगे तो वो 4.5 अरब रुपए शहर की बेहतरी के लिए खर्च होंगे। आप ये बता दें कि आपने कहा कि वफाकी हुकूमत आपको काम नहीं करने दे रही, मैंने कभी नहीं कहा। कोर्ट आपको काम नहीं करने दे रहा, तो KPT से हैवी ट्रांसपोर्ट निकलता है और KMC के सड़कों से गुजरता है, तो क्या KMC इस पर सोचेगी कि वो कब उसके ऊपर टूल बनाएगी, कब टैक्स लेगी? क्योंकि वफाकी हुकूमत आपको आईडी कानून जो है ना, हमें टोल किस बात का चार्ज कर रहे हो? ये दुश्वारियां हैं, तो इन दुश्वारियों से निकलने के लिए वो कहते हैं, हाँ मतलब अब रोड बनाने के लिए भी तो टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए। अब लोग कहते हैं भाई तुम रोड पहले बना दो, टैक्स बाद में लो। ये मुझे बताएं, दुनिया में कहीं होता है कि हाँ, कि कहीं ऐसा होता है कि आप जो है ना काम पहले करवा लें, पैसे बाद में दें? एडवांस पे चीज़ें जब होती है ना तो गलत होती हैं। और आपने सब पुराने रिपोर्टर हो, बल्दियाती इदारों में जब एडवांस पे काम होता था तो होता क्या था? आज